नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ्य एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये अभी इस टाइम पर अभी बज रहे हैं 12:15। हमने थोड़ा 10 मिनट वेट किया, पर वो इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होगा आपको जो है ये क्लास जो है अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग लाइव नहीं आ पाए, तो आप ये क्लास जो है देख लीजिएगा, है ना। आज का मैराथन होने वाला है आपका पर्यावरण और कंप्यूटर पर, है ना। तो देखेंगे पर्यावरण से संबंधित सीजीपीएससी में कौन कौन से और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज जी हमारे शिव जी शंभू जी की क्या है, विवाह उत्सव है ना। तो इसी महाशिवरात्रि की उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए जो है 50% का ऑफ रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अगर जिस भी एग्ज़ाम्स की से रिलेटेड यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके और इस ऑफ़र का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बढ़िया से जयकारा लगाते हुए ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव के साथ में आज की कक्षा को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रोज़ जो है 12 बजे हम आते हैं, लाइव लेते हैं, मैराथन करते हैं, है ना। जिसमें से आज का तारीख है 15 फरवरी, है ना। और इससे पहले जितने भी 7 फरवरी से हमारा ये क्लासेस चल रहा है, इसमें से एक भी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। और आने वाले दिनों में भी हम इसी टाइम पर रोज़ जो है इस तरीके से जो जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम लाइव आकर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है बहुत जल्द सीजीपीएससी और प्री प्लस मेंस के लिए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर रहेंगी, है ना। साथ में जो है आपको रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच दोनों ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम 9 मार्च से जो है आपकी ये क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। हमारा एड्रेस जो है महाराजा चौक बाफना मंगलम के पास पद्मनाभपुर दुर्ग में जो है आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ में आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन है ना, पर्यावरण पढ़ें और पर्यावरण दिवस के बारे में ना पढ़ें, उससे क्वेश्चन रिलेटेड ना डिस्कस करें तो फिर ये व्यर्थ है ना। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग थोड़ा सा सेकंड में आंसर लगाइएगा, थोड़ा सा पॉज ले करके आप लोग आंसर लगा सकते हैं, है ना। मैं जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर डिस्कस करना रहेगा तो वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट को बता दूंगी, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आप सभी को पता ही है 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है 5 जून, है ना, सबसे पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, जिस पर पर्यावरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं उस पर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, है ना। एक बातचीत की गई कि पर्यावरण के बारे में अभी हमें सोचना चाहिए, इसके संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, इनके रखरखाव के बारे में सोचना चाहिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरीके से जो है ये क्या हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन के तहत, क्योंकि ये 5 जून को हुआ था और इसीलिए यहाँ पर हर वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा, विश्व लेवल पर ये पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है ना। तो क्यों मनाया जाता है भैया, सीधा सा आंसर है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु, है ना। लोगों को अवेयर करना है कि पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है ना। इसका जो दोहन है वो अत्यधिक दोहन ना करते हुए हमको भविष्य के बारे में सोच करके ये जागरूकता फैलाना है, ये उसका उद्देश्य है। किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, ये अभी मैंने बताया कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना, जो कि 5 जून 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम नाम के शहर में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है स्टॉकहोम पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल, है ना, जो कि क्षोभ मंडल के सबसे
क्षोभ मंडल जो कि भूपर पट्टी के सबसे पास वाला क्या है, परत है, वायुमंडल का एक परत है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर में पाया जाता है आपका समताप मंडल, और समताप मंडल में ही एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ये जो ओजोन परत होता है वो पृथ्वी से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे क्या करती है, रक्षा करती है ना। और इस प्रकार से जो है जितने भी हानिकारक प्रभाव है पृथ्वी पर, किसकी वजह से, आपके यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस या पराबैंगनी किरणों की वजह से वो नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो है इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा उत्सर्जित जो जहरीली गैसें हैं उसकी वजह से क्या हो रही है, ये जो ओजोन परत है उसमें छोटे छोटे होल्स होने लगे हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, ओजोन परत का क्षरण कहा जाता है। तो इन क्षरण के बारे में रोकने के लिए, या यूँ कहें कि इनके संरक्षण के बारे में, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में फिर से सम्मेलन किया गया। और ये जो सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इसको कहा जाता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ना, जो कि आपका 16 सितंबर को हुआ था। तो इसीलिए जो है ओजोन परत का जो संरक्षण दिवस है या ओजोन दिवस के नाम से हम जानते हैं, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ओजोन परत का संरक्षण क्यों ज़रूरी है भैया, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी किरणों से रक्षा के लिए। ओजोन क्षरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक, अभी मैंने बताया कि बहुत सारा जो जहरीली गैसेज है वो क्या कर रही है, ओजोन के परतों को क्या कर रही है, क्षरण कर रही है ना, उनका क्षरण कर रही है। तो इसमें से सबसे मुख्य जो कारण है वह है CFC, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मुख्य कारक है। वैसे तो सारे कारक को आप ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन मुख्य अगर पूछा है ना, तो आप CFC को लेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प से पृथ्वी और प से अप्रैल है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल करके कंफ्यूजन होगा आपको है ना, इसलिए जो है 22 अप्रैल को याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 22 मार्च और 22 मई को क्या आने वाला है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है भैया, पृथ्वी के संरक्षण हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, विश्व बाघ दिवस। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेकर के, मैं हालांकि थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ आप लोगों को है ना, तो आप लोग थोड़ा क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचना, उसके बाद में आंसर करना। ठीक है, चलिए ये बना क्या, 29 जुलाई, 5 जून, 22 अप्रैल और 11 जुलाई। तो क्या आ जाएगा आपका, 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। साथ के साथ बाकी को भी याद करना। 5 जून को हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण दिवस पढ़ा है ना, बार बार इसको रिवाइज करेंगे ना तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। 22 अप्रैल को अभी हमने पढ़ा पृथ्वी, प से पृथ्वी और प से अप्रैल, हमने ऐसे ट्रिक बना लिया। 11 जुलाई को बनाया जाता है जनगणना, जनगणना दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी चीजें भी याद रखना है। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका बाबा अंबेडकर साहब के जन्म दिवस 14 अप्रैल को। ठीक, 22 अप्रैल को मैंने बता दिया क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस देखिए मैंने कहा था 22 मई, 22 मार्च और 22 क्या अप्रैल है ना, तो यहाँ पर 22 मई इसका आंसर हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस। ठीक बात, चलिए विश्व जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जैव विविधता क्या होता है, एक पृथ्वी पर है ना, हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु है ना, पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जो विविधताएं जीवों में कहें या पौधों में कहें, इसे ही क्या कहा जाता है, जैविक विविधता कहा जाता है ना। तो इसके संरक्षण के लिए जो है क्या मनाया जाता है, दिवस डिसाइड किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता दिवस कहते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए। वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है,
2 फरवरी, 5 जून, 22 अप्रैल या 16 सितंबर को। तो ये तो याद हो गया, पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। बचा क्या? 2 फरवरी। याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन है ना, 2 फरवरी को हुआ था। वेटलैंड, इसी की याद में जो है आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए जो है बात किया गया था, है ना, रामसर कन्वेंशन में। और यहाँ पर 2 फरवरी को उसी दिन से शुरुआत किया गया है वेटलैंड डे या आर्द्र दिवस मनाने का, आर्द्र भूमि दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है ना? 3 मार्च को, 5 जून को, 29 जुलाई को या फिर 16 सितंबर को। तो सभी को पता है ना, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बच गया क्या आपका? 3 मार्च। तो याद रखिएगा 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपका जैव विविधता वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 5 जून, 22 अप्रैल या 11 जुलाई। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? सभी का पता है, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ये जनगणना से रिलेटेड आपका 31 मई जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। सॉरी, अर्थ आर मनाया जाता है ना, जिसमें क्या किया जाता है कि किसी एक दिन को चुन करके, है ना, शनिवार का एक रात होता है मार्च में शायद, है ना, तब टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये शनिवार को ही मनाया जाता है ना, जो कि मार्च का शनिवार होता है, उस पर अर्थ आर डे मनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है ना, 1 घंटे के लिए पूरे पृथ्वी में जितने भी देश है वहाँ पर क्या करने की कोशिश किया जाता है, 1 घंटे के लिए पावर ऑफ किया जाता है, मतलब बिजली को बंद किया जाता है ना। तो ये जो है वो किसको अवेयर करने के लिए है? ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये इस प्रकार से जो है बनाया जाता है। ठीक है, लोग जो है 1 घंटे के लिए अपना लाइट्स बंद करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था, है ना, 11 जुलाई को। अगर बाकी सारी चीज़ें भी नहीं पता है तो 11 जुलाई जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव पर क्या किया जाता है? जागरूकता कि हमें पृथ्वी के बारे में, उनके सीमित संसाधन को देखते हुए हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण करने के बारे में सोचना चाहिए। इस जागरूकता, इस मोटिव के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह कब और क्यों मनाया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण और वन संरक्षण हेतु यह दिवस या यह महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मृदा संरक्षण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? विश्व मृदा संरक्षण दिवस 5 जून, 5 दिसंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण, पृथ्वी संरक्षण, पर्यावरण, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 दिसंबर को मिट्टी संरक्षण और भूमि के क्षरण को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सारे डेट्स जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। बार बार इसको रिवाइज करते जाइएगा, जो भी डेट दिखता है वो डेट जो है किससे रिलेटेड है ऐसे याद रखेंगे, याद करते जाएंगे तो याद होते जाएगा। वेटलैंड दिवस क्यों मनाया जाता है? आर्द्र भूमि जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सबसे अधिक हमको क्या देखने को मिल जाएगा? जैव विविधता जो है देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की मृदा जो है बहुत ही क्या होती है? फर्टाइल होती है, उर्वर होती है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम प्रमुख केंद्र मान सकते हैं जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। आर्द्र भूमि जल शोधन और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है। आर्द्र भूमि जो है वो क्या करती है? जल का शोधन करती है, प्यूरिफिकेशन करती है, साथ में बाढ़ का भी नियंत्रण करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैव विविधता है तो पेड़ पौधे भी होंगे, तो ये जो है वो बाढ़ के नियंत्रण करने में भी क्या होती है? सहायक होती है। आर्द्र भूमि का कोई पारिस्थितिक महत्व नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भैया हमारा जो आर्द्र भूमि है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आज लाइव नहीं आए हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लग रहा है मैं किसे पढ़ा रही हूँ। खैर, किन क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण, खेल या फिर स्वास्थ्य है? याद रखिएगा ग्लोबल 500 ये पूछा गया सवाल है ना, ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र पर। विश्व बायोडीजल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 5 जून, 10 अगस्त, 22 अप्रैल या 11 जुलाई। तो बाकी सब तो आपने सुन लिया। 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी संरक्षण या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? आपका पर्यावरण दिवस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 अगस्त को वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संरक्षण जागरूकता हेतु जो है क्या मनाया जाता है? आपका विश्व बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या?
विश्व मलेरिया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है ना? तो मलेरिया दिवस है भैया, तो मलेरिया के नियंत्रण और जागरूकता हेतु इसको मनाया जाएगा। 25 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? मैं जानबूझ के ऑप्शंस इजी इसलिए रखी हूँ ताकि आप बार बार देखें तो आपको याद हो जाए, है ना? 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता, है ना, दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून पर्यावरण, ये तो सबको ही याद होगा। 16 सितंबर भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। 22 मई जैव विविधता, और एक 22 अप्रैल हमने पढ़ा है। 22 अप्रैल जो है किसके लिए फेमस है? आपके पृथ्वी दिवस के लिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। चलिए, सभी में टिक हो गया है तो आप आंसर याद रखिएगा। फर्स्ट वन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना? अब यहाँ पर आपको थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा होगा। स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है आपका 31 मई, 11 जुलाई। 11 जुलाई तो आंसर कट हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, वानिकी क्यों है? वानिकी मतलब ये है आपके बॉटनिकल टर्म है ये, ठीक है? यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड है। कहने का ये मतलब है कि इस दिन वनों के संरक्षण और उनके सतत प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बातें यहाँ पर की जाएगी, है ना? तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वन संरक्षण और सतत वन के प्रबंधन हेतु यह कार्य करता है। मार्च के अंतिम शनिवार को मनाए जाने वाले, देखो मैंने जो बताया था अर्थ आर वाला बात, है ना? देखो, मार्च के अंतिम शनिवार पर ये मनाया जाता है ना? इसका उद्देश्य क्या है? अर्थ आर मैंने बताया था ना, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता। लेकिन जलवायु परिवर्तन अगर ना भी दे तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के बारे में ये अर्थ आर जो है ज़्यादा रिलेटेबल है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 मार्च को, 5 जून को, या फिर क्या लिखा है 22 अप्रैल, है ना? तो याद रखिएगा ये वाला 22 अप्रैल, और आपने 5 जून को तो अलग कर लिया होगा। 3 मार्च जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को हमने क्या बनाया था? वेटलैंड डे, है ना? तो यहाँ पर आर्द्र भूमि दिवस हो जाएगा ये, है ना? ये याद रखना है। 3 मार्च इसका आंसर होगा, 5 जून, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून तो पर्यावरण दिवस। ये तो रट गया होगा शायद, है ना? चलिए, निम्न में से कौन पर्यावरण सुधार से संबंधित नहीं है ना? पर्यावरण सुधार, सुंदरलाल बहुगुणा ने आपका क्या कहते हैं उसको, चिपको आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ पर काम किया था। सलीम अली जी ने जो है पक्षी के क्षेत्र में, या पक्षियों के संबंध में जो है इन्होंने आविष्कार किया, और इन्होंने उनके जागरूकता, उनको संरक्षण के लिए विशेष क्या किए हैं? प्रावधान दिए हैं, है ना? तो यहाँ पर तीनों जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी, साहित्य के क्षेत्र में हम इनको पढ़ते हैं। भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, सलीम अली को, महेश चंद्र मेहता को, या मेधा पाटकर को? किनको कहा जाता है भैया? तो अभी मैंने बताया चिपको आंदोलन के ये हो जाएंगे, ये चिड़िया से या पक्षियों से रिलेटेड है। मेधा पाटकर जी है, नर्मदा बचाओ से रिलेटेड इनका अभियान था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका महेश चंद्र मेहता। ये MC मेहता करके भी इनका नाम जो है वो आता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, दोनों नाम एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जल संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए विशेष काम किया था। मंडी उपनिरीक्षक का बैच जो है ये संबंधित इंफॉर्मेशन है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही हमारे एप्लीकेशन पर, और आपके साथ ही हमारे ऑफलाइन में भी ये कक्षाएं उपलब्ध हैं। आप स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे ही सब्जेक्ट पर, सारे ही कोर्सेज पर आपको 50% की ऑफ मिल रही है, ठीक है? तो आप जो है कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 7804870060 पर। जिसको भी इससे संबंधित क्वेरी होगी वो जो है आपका पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे, है ना? अभी हमने बताया था, है ना? पक्षी विज्ञान से संबंधित ये हैं। इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बर्ड मैन, पक्षी बर्ड मैन
ऑफ इंडिया। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था, है ना, और कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है ना, ये कहाँ हुआ था भैया, कहाँ हुआ था, तो आप कमेंट करेंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1986 में। आप सभी को पता है क्या, 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई है, MIC, कौन, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये जो है लीक हुआ था, जो कि पूरे दुनिया भर में कहा जाए तो बहुत बड़ी एक तबाही जैसा था, एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। और वैसे ही सेम कह सकते हैं परमाणु दुर्घटना यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर, चेरनोबिल में, जो कि रशिया में है। ठीक है, चलिए, तो 1986 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था, 1986 में। जिसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। ये क्या हुआ था, रिएक्टर डिज़ाइन दोष और मानव त्रुटि की वजह से ये दुर्घटना जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन का संबंध है वनों की कटाई को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है वहाँ के लोग उस समय पर क्या कर लिया करते थे, गले लगा लिया करते थे वृक्षों को, जिससे कि इनके संरक्षण का जागरूकता इन लोग फैलाते थे और लोगों को पेड़ों को काटने से बचाते थे। ठीक है, लोगों से, है ना, पेड़ों को बचाते थे भाई। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC से भी ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल याद रखिएगा, ना तो मेथनॉल होगा ना ही मेथिलीन होगा। ओके, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 3 से 4 दिसंबर को हुआ था ये। इससे संबंधित एक द रेलवे मैन करके एक मूवी है, एक सीरीज़ है, वो अगर आप सच में उस समय का मंजर आप अगर अनुभव करना चाहते हैं कि कैसा रहा होगा उस समय, तो आप जो है इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट वो मूवी बहुत, या वो सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैं वाकई पढ़ती तो बहुत थी, भोपाल गैस त्रासदी में ये हुआ, उसके अभी भी प्रभाव हैं, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाती थी। जब मैंने वो सीरीज़ देखा ना, तो भाई मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई, कि ऐसा वो मंजर था करके। ठीक है, तो देखिएगा, अगर एग्ज़ाम हो जाए आपका ये वाला प्री वाला, तो उसके बाद में अपने आप को थोड़ा सा, है ना, एंटरटेन भी करना ज़रूरी है, देख लीजिएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, वनों की कटाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, सलीम अली। क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर, है ना। बहुगुणा जी है जो किनसे रिलेटेड हैं, आपके चिपको आंदोलन से हैं। सलीम अली जो है पक्षी विज्ञान से रिलेटेड हैं, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है भैया, पंडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर या बाबा आमटे, है ना। तो याद रखिएगा, पंडुरंग हेगड़े जी जो है एपिको आंदोलन से रिलेटेड हैं, और ये भी जो है साउथ इंडिया में जो है पेड़ों को ही बचाओ, पेड़ों को ही संरक्षण देने के लिए ये क्या कह सकते हैं, आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ये कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन से ही क्या हुए थे, इन लोग मोटिवेशन लिए थे। ठीक है, वहीं से इंस्पायर हुए थे। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है भैया, सुंदरलाल बहुगुणा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, मेधा पाटकर, MK प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर। क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर तो हमारे नर्मदा बचाओ से रिलेटेड था, है ना, और सुंदरलाल जो है वो चिपको आंदोलन से। याद रखिएगा MK प्रसाद, और MK प्रसाद के साथ साथ आप डॉक्टर सलीम अली जी को भी याद रखिएगा। इन दोनों ने ही मिल करके ये जो है शांत घाटी आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, बीड़ा संभाला था, है ना। सलीम अली ये मुख्यतः संबंधित है आपके शांत वैली, है ना, शांत जो साइलेंट वैली जिसको कहा जाता है, जो कि हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो उनके संरक्षण के लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है ना, अभी हमने ये पढ़ा था एक नाम, राजेंद्र सिंह, ये इनको कहा जाता है आपका वाटरमैन ऑफ द इंडिया। क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने बड़े बांधों का निर्माण कराया और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं
जोहड़, बावड़ी, ये कुछ जल को संचय करने का एक क्या है, जैसे जैसे हमारे तरफ तालाब नदियाँ होती है ना, वैसे ही बावड़ी, जोहड़, ये सब वैसे ही वाला है, जहाँ पर हम वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं या इकट्ठा करके रखते हैं। तो उन्हें पुनर्जीवित कर सूखे क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाई। उन्होंने समुद्री जल को मीठा बनाने में तकनीक विकसित की थी। उन्होंने वर्षा जल को सीधे नदी में प्रवाहित करने की प्रणाली बनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था जल के संचयन को लेकर के, उनकी संरचनाओं को लेकर के, और सूखे क्षेत्रों में जल को उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिन्होंने राजेंद्र सिंह जी ने ये किया था, इसीलिए इनको वाटरमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षा नीति, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन है ना, क्या आपका यूनेस्को ने इसके बारे में ये किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, चेवांग नोरफेल को, मेधा पाटकर को, या फिर पांडुरंग हेगड़े को? तो आप सभी को पता है सुंदरलाल बहुगुणा हमने पढ़ा था, चिपको आंदोलन से संबंधित थे, है ना। पांडुरंग हेगड़े जी एपिको आंदोलन से रिलेटेड थे, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ से रिलेटेड थे, और चेवांग नोरफेल ये जो है इनको आइसमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। सवाल आता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम हिमनद मतलब आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने में क्या किया था, इन्होंने अपना योगदान दिया था, है ना, जिससे कि इनको आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गंगा बचाओ आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता कौन है जिन्हें पर्यावरण इंजीनियर भी कहा जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जीडी अग्रवाल, है ना, जीडी अग्रवाल, स्वामी सानंद, स्वामी इनको कहा जाता है ना, पर्यावरण इंजीनियर जिन्होंने गंगा बचाओ आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण काम किया था, एक सक्रिय नेता थे, कार्यकर्ता थे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत किसने की थी? सुनीता नारायण, मधु भटनागर, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर? चलिए सी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, उसके बाद में बच जाता है आपका ए और बी, तो आंसर हो जाएगा आपका मधु भटनागर जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पर्यावरण जागरूकता के लिए पर्यावरण शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? यहाँ पर दो आंसर आपको आप लगा सकते हैं, एक तो जिसने क्या किया था, परमाणु बम गिराया था, और एक जहां पर गिरा हुआ था, है ना। तो जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी जहां पर परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। तो दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से, किस देश ने गिराया था, तो आंसर आ जाएगा आपका अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, तो ये 1945 का समय था जिस टाइम पर ये हुआ था। ठीक है, 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी? ये भी जिस प्रकार से चेरनोबिल, जिस प्रकार से भोपाल गैस कांड हुआ था, उसी तरीके से एक ये भी परमाणु दुर्घटना थी, और ये जो है हुआ था, है ना, ये जो कि सबसे बड़ी अमेरिका की परमाणु दुर्घटना थी, ये हुआ था आपका अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जन्मदाता कौन है? अर्नेस्ट हैकल है, आर्थर टेंसले है, ओडम है, या फिर डार्विन है? तो याद रखिएगा टेंसले जी ने जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, आर्थर टेंसले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र का शब्द, है ना, शब्द के जन्मदाता कौन है? आर्थर टेंसले, जबकि पारिस्थितिक तंत्र के पिता, फादर ऑफ इकोसिस्टम, किन्हें कहा जाता है? आपका यूजीन ओडम को, है ना, ओडम जी डायरेक्ट आ जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रोसेन जी ने यहाँ पर किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता के पिता के रूप में अभी हमने बनाया क्या? नहीं, जैव विविधता के पिता के रूप में हमने इनको नहीं बनाया था, तो E.O. विल्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किन्होंने की थी? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, तो यहाँ पर जोसेफ फुरियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जोसेफ फुरियर। अम्ल वर्षा की खोज किन्होंने की थी? क्या हो जाएगा? रॉबर्ट स्मिथ ने यहाँ पर अम्ल वर्षा की खोज की थी।
निम्न में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने को सुनिश्चित करता है ना? अच्छा, सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड जब क्या हुआ था, समझौता हुआ था स्टॉकहोम में, है ना, 1972 में, तो उसी से संबंधित 2-3 हमारे यहाँ भारत में नियम बने थे। सबसे पहला तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा नियम बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो है वो भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984, उसके बाद भी ये उनके कुछ मसलों को सॉल्व करने के लिए, है ना, समाधान निकालने के लिए भी ये अधिनियम बनाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव और उनके आवासों का संरक्षण देने के लिए जो है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम, है ना, तो जैव विविधता अधिनियम आप सभी को पता है 2002 को, है ना, ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? सबसे पहले तो 1973 में, है ना, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी संचालित करता है। तो इसका उद्देश्य जो है बाघ संरक्षण और आवास संरक्षण है, इसे NTCA द्वारा संचालित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित सही कथन चुनिए, है ना। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य हाथी संरक्षण एवं मानव हाथी संघर्ष कम करना है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2009 में गंगा नदी के संरक्षण हेतु किस मिशन की स्थापना की गई थी, है ना। तो 2009 में ये लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा NGRBA, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना, कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? कब आया था? 1981। इसका उद्देश्य क्या होगा? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और सुधार। नमसे करके एक आता है क्वेश्चन, जो 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था, CGSI का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके हिमालयन जो इकोसिस्टम था उसको बचाने के लिए, हिमालयी पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नमामि गंगे कार्यक्रम का जो संबंध है, इन कथनों को पढ़ते हैं, देखते हैं। शुरुआत में ये 2014 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य इसका था गंगा नदी का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, है ना, और यह केंद्र सरकार और प्रमुख फ्लैगशिप प्रोग्राम था। तो क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब स्थापित किया गया था? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हमने देखा था, है ना, और वायु प्रदूषण के बाद अभी जल प्रदूषण को आपको याद रखना है। 1974 इसका आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम कब स्थापित किया गया था? फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA इसको कहा जाता है ना। ये जो है कब लाया गया था, कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ये लाया गया था आपका 2006 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2006 में FRA लाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भैया? कब बना था हमारा छत्तीसगढ़, प्यारा छत्तीसगढ़? 2000 में बना था, और 2001 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित इसका उद्देश्य हो जाएगा। IUCN जो है फंड प्रोवाइड करता है, साथ में इन लोगों को मैनेजमेंट प्रदान करता है, जिससे कि यहाँ पर एक IUCN की मदद से एक रेड डाटा बुक जो है लाया जाता है, जिसमें जो भी प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है ना, उन लोगों को इस लिस्ट में रखा जाता है, जिसको रेड लिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। चलिए
विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें की जाती है? अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, रेड लिस्ट, जो कि IUCN से संबंधित है ना, ये जो है इनका देखरेख करता है। इंस्टिंक्ट जो एनिमल्स होते हैं, विलुप्त प्रजाति। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है भैया? विलुप्त प्रजातियों से। CGPSC प्री का ये इन्फॉर्मेशन है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता है, स्पेशल ऑफर है ना, आप चेक कर सकते हैं। WWF क्या कहते हैं इसको? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का उद्देश्य क्या है? महिला एवं बाल विकास संरक्षण? नहीं भाई, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी है ना, कहाँ स्थित है? ये है आपका नागपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। इको मार्क किसे दिया जाता है? जो कि इको मार्क मतलब होता है कि जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड, जो इनका संरक्षण की बातें कहता है, या ये कह सकते हैं कि वो डिस्पोजेबल होते हैं, है ना, जो है डिग्रेड हो सकते हैं, पृथ्वी में मिल सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन नहीं होता है मिलता, डिस्पोजेबल नहीं है वो, है ना, बहुत सालों तक, बहुत करोड़ों सालों तक वो वैसे ही रहता है जैसे आप फेंके रहोगे आज। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे उत्पाद को इको मार्क दिया जाएगा जो कि डिस्पोजेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन वॉश किसे कहा जाता है? धोखाधड़ी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीन वॉश जैसे ब्रेन वॉश होता है ना, वैसे ही ग्रीन वॉश होता है। पर्यावरण संबंधी कुछ वादा करने के बाद में उसमें धोखा देना, वो क्या हो जाता है आपका पर्यावरण, क्या कहते हैं, पर्यावरणीय धोखाधड़ी को हम ग्रीन वॉश के नाम से जानते हैं। चलिए, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की थी? याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरों में प्रवाल भित्तियां, कोरल जो रिफ्स होती है, इसके विरंजन, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब जो आप सभी को पता है, कोरल्स जो होती है वो रंगीन होती है। ये जो रंगीन होती है, कुछ ऐसा जब बहुत ज़्यादा अधिक तापमान जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो है वाइट दिखने लगती है। तो ये क्यों होती है? तो मैंने अभी कह दिया, क्या तापमान जब बढ़ता है, तो जब जल का तापमान, या कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जब होती है, तो क्योंकि ये जो कोरल होती है इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है, एक प्रजाति होती है जिसको हम मूंगा कहते हैं, इसके ऊपर में ना कुछ शैवाल आकर के रहने लगती है, ठीक है। तो ये जो शैवाल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, है ना, तो कलरफुल होते हैं इसलिए हमको ये जो कोरल है वो क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये शैवाल जो है इस मूंगा से हट जाता है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और क्या होने लगता है कि ये जो है ना, शैवाल को छोड़ देते हैं, या शैवाल जो है इनको छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होने लगता है, क्योंकि ये शैवाल की वजह से रंगीन दिखता है, और शैवाल जब हट जाता है तो ये वाइट दिखने लगता है, और इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। प्रवाल क्या कहते हैं? विरंजन कहा जाता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण तो सारे लोग ही करेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, है ना, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जो है हमको किससे प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा, तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स, तो प्लांट्स है नहीं, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन्स है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में जो पौधे छोटे छोटे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है प्लैंक्टॉन्स। क्या कहते हैं? प्लैंक्टॉन्स। अगर पौधे होंगे तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टॉन कहेंगे। और अगर छोटे जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, छोटे जीव होते हैं, जंतु, जीव ना कह करके, क्योंकि ये भी तो जंतु ही है, सॉरी पौधे भी तो जीव ही हैं, तो पौधों को क्या कहा? फाइटोप्लैंक्टॉन कहा, सॉरी। और जंतुओं को क्या कहा जाता है? जू प्लैंक्टॉन कहा जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इनमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, जो कि कंज्यूमर को क्या करेंगे? देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? घास, हिरन, शेर या फिर गाय? क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता कहने का क्या मतलब है? एक तो हो जाएगा तुम्हारा घास, तो घास तो पहले नंबर पे आ गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया। घास को कौन खाएगा? हिरन, तो ये तो कंज्यूमर होगा, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर होगा। फिर हिरन को कौन खाएगा भैया? हिरन को कौन खाएगा? शेर। तो गाय तो खाएगी नहीं, है ना,
चाहे हिरन खाए घास को, चाहे गाय खाए घास को, ये तो प्राइमरी ही रहेंगे। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। बच गया ये शेर। शेर हिरन को भी खा सकता है, गाय को भी खा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10% का नियम किससे संबंधित है भैया? किन्होंने दिया था? लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया था? 10% का नियम दिया था, जिन्होंने बताया कि जो पौधों में अगर हम देखें या खाद्य जाल में अगर हम देखें तो विभिन्न क्या पाया जाता है? पोषण स्तर पाया जाता है, जिसमें से पौधे सूर्य से आने वाले 100% एनर्जी का क्या करते हैं? 90% को तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगले पोषण स्तर को ओनली एंड ओनली 10% ही क्या देता है? भेजता है या एनर्जी देता है। इसके बाद में ये दूसरा पोषण स्तर जो होता है वो 10% का 90% यूज़ कर लेगा और फिर क्या करता है? 10% को फिर वापस भेजता है। या यूँ कहें कि यहाँ पर अगर 1000 जूल सूर्य से इसको मिला है पौधे को, तो ये कितना भेजेगा? इसका पूरा ये क्या कर लेगा? अपना काम ले लेगा और सिर्फ 100% को ही भेजेगा या 100 जूल को ही भेजेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ पर जो भी पौधे रहेंगे या जो जीव रहेंगे वो सब क्या करेंगे? पूरा यूज़ कर लेंगे इस 100 जूल का और ऊपर को भेजेगा 10 जूल, फिर ये भेजेगा 1 जूल। तो इस प्रकार से केवल और केवल 10% ही क्या पहुँचता है? अगले पोषण स्तर पर पहुँचता है, और इसे ही लिंडमैन ने बताया था और इसे क्या कहा जाता है? 10% का नियम कहा जाता है। 10% का नियम क्या बताता है? एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक केवल और केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है भैया? कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव, या फिर कह सकते हैं ज्वारीय वन, है ना? हिमालय क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में, सुंदरबन डेल्टा में, या दक्कन का पठार? सुंदरबन का डेल्टा भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति की प्रमुख विशेषता क्या है? ये जो है वो लवणीय ज्वारीय जल में पाई जाती है ना? ऑप्शन नंबर सी। सागर तली में पाए जाने वाले पौधों तथा प्राणियों को क्या कहा जाता है? सागर तली में पाया जाने वाला हम क्या कहते हैं? इसको प्लैंकटन कहते हैं। अगर पौधा हुआ तो फाइटोप्लैंकटन लगाएंगे या फाइटो लगाएंगे, और अगर छोटे छोटे जंतु हुए तो उसको हम क्या कहते हैं? जू प्लैंकटन कहते हैं, है ना? तो समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको प्लैंकटन नाम से बोला जाता है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा भैया? अपना प्यारा सौर ऊर्जा। बायो मैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? जीवों की संख्या में वृद्धि, ऊर्जा वृद्धि, प्रदूषकों का खाद्य श्रृंखला में बढ़ना, या फिर जैव विविधता में वृद्धि? चलिए इसको थोड़ा सा सोच करके आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा समय देख लेती हूँ। चलिए बना क्या ये वाला? हाँ, बायोमैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? प्रदूषकों का खाद्य श्रृंखला में बढ़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषण स्तर को प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है आपका उत्पादक को, है ना? हमने देखा था कि अगर 1000 जूल जो है सूर्य से प्राप्त हो रही है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 100 जूल को ही ऊपर वाले को भेजने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो है अपना उत्पादक को ही प्राप्त होता है, या कह सकते हैं हरे पौधे। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जंगल तो प्राकृतिक होता है, समुद्र भी प्राकृतिक होता है, झील भी प्राकृतिक है, लेकिन कृषि क्षेत्र जो है आपका कृत्रिम हो जाएगा, क्योंकि आप इनमें मनुष्यों का क्या रहता है? इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन नहीं है? इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं, बिल्कुल सही बात। इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह बंद प्रणाली है, इसमें पोषक तत्वों का चक्रण होता है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्रवाह भी होता है, जैविक और अजैविक घटक होता है, गलत को बताना है आपको, है ना? तो ये जो है ये बंद प्रणाली नहीं होती है भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ठीक थी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बेंथोस किसे कहते हैं? बेंथोस भी एक प्रकार का क्या है? छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे प्लैंकटॉन्स हमने पढ़ा था वैसे ही बेंथोस होते हैं। सतह पर तैरने वाले जीव, सक्रिय रूप से तैरने वाले जीव, तल में रहने वाले जीव, या फिर वायुमंडलीय जीव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये होते हैं तल में रहने वाले जीव। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तलों में या
जो क्या कह सकते हैं, बॉटम्स में क्या रहते हैं, रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, बेंथोस कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार होता है? पारिस्थितिक तंत्र हो चाहे कोई भी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो, ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा पिरामिड बनने वाला है। ठीक है, चलिए। जैव भार का पिरामिड आपको बताना है, वो भी वन के पारिस्थितिक तंत्र में। क्या हो जाएगा? वन का पारिस्थितिक तंत्र अगर हम देखें तो इसमें जैव भार का पिरामिड जो होता है वो क्या होता है? सीधा बनता है ना। क्यों? क्योंकि इनमें जो वन उत्पादक हैं, और हम सभी को पता है कि उत्पाद जो होता है, जो उत्पादक जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जैव भार का पिरामिड जो है कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। कहने का क्या मतलब है कि पहला जो पोषण स्तर होगा, इनकी संख्याएं ज़्यादा होगी, संख्याएं ज़्यादा है तो इनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। फिर ऊपर जाएंगे तो इनको खाने वाले की संख्या थोड़ी सी कम होगी, है ना। जो उत्पादक होगी उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर इसकी संख्या, जो पहला पोषण स्तर है, इसकी तुलना में यहाँ पर द्वितीय पोषण स्तर की जो जीव हैं उनकी संख्या भी कम होगी, फलस्वरूप द्रव्यमान भी कम होगा, है ना। तो यही तो पूछ रहा है, बायोमास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, आई होप कि आपने क्या कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है। हम रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रही हूँ भैया, है ना। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, अपघटक से उत्पादक, या उत्पादक से उपभोक्ता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ना। उत्पादक से उपभोक्ता जाएगा, ना कि उपभोक्ता से उत्पादक। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक से उपभोक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि ऊर्जा का क्या हो जाता है? नाश होता है या ह्रास होता है। ठीक, चलिए चलिए ये क्वेश्चन बनाइए एक बार। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चलिए, बना क्या ये वाला? लवणीय मृदा में, है ना, जो सेले क्या कहते हैं इसको? सेलाइन, है ना। सेलाइन जो सॉइल होती है, सेलाइन कहने का मतलब है लवण युक्त, सॉल्ट युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट या फिर मेसोफाइट? कहा जाता है आपका हेलोफाइट। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है और तूफान आता है, क्या कहा जाता है भैया इसको? है ना, आपका स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं या समताप, है ना। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, मध्यमंडल या मिजोस्फियर, आयनोस्फियर किसे कहा जाता है जिसमें मतलब ये मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, बिजली कड़कना, बारिश का होना, ये सब हमारा क्षोभ मंडल में देखा जाता है, जो कि भूपर पट्टी के सबसे पहले आप देखते हैं। घास के वन में या घास वन में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? शेर, हिरन, घास। तो घास के वन में घास सबसे पहले होगा, और घास को शेर तो खाती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन से जीवधारी होते हैं? उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के आधार पर, है ना, सबसे बेस पर कौन से जीवधारी होंगे? ऑब्वियसली किसी के लिए भी उत्पादक सबसे पहला होगा। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का प्रवाह, जैव विविधता, जैव भू रासायनिक चक्र या खाद्य जाल? खाद्य तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इकोसिस्टम के संबंध में आपको बताना है कथन जो कि गलत होगा। ठीक है, इसमें जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं, ये तो सही लिखा हुआ है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिशीय होता है। इसमें पोषक तत्वों का चक्रण नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। पोषक तत्वों का चक्रण नहीं होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तो इनमें पाए जाते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
ब्लू कार्बन क्या है भैया? समुद्री जल में घुला हुआ कार्बन, महासागर में रहने वाले पौधों द्वारा संग्रहित कार्बन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोयला और पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो महासागर है, महासागर का पानी कैसे होता है? खारा होता है। तो यहाँ पर महासागर में रहने वाले पौधे द्वारा संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। चलिए 100th नंबर का क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। चलिए भैया, कहाँ थे हम लोग? बैक्टीरिया और कवक एक पारिस्थितिक तंत्र में किस रूप में कार्य करते हैं? बैक्टीरिया और कवक है ना? तो ये जो है अब घटक कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स इनको कहा जाता है, डीकम्पोजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक बायोटिक फैक्टर है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ते हैं ना, तापमान, जल, मिट्टी, ये सब तो आपके एबायोटिक हैं। पूछा क्या है? बायोटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वह विज्ञान जो कीट एवं पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। सिर्फ कीट रहता तो एंटोमोलॉजी लेते, लेकिन यहाँ पर एग्राइकोलॉजी आपको आंसर लेना है, इकोटॉक्सिकोलॉजी नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा है? एग्राइको क्या कहते हैं इसको? लॉजी। ठीक है, चलो। बायोगैस का मिश्रण क्या है? बायोगैस जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सारी गैसेस का मिक्सचर को ही हम बायोगैस कहते हैं। जितने भी हमारी यूट्यूब में क्लासेस होती है वो सारा का कंटेंट आप सभी को मात्र 10 रुपये में, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वहाँ पर आप एप्लीकेशन में जा करके, सामर्थ्य एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जा करके आप जितने भी कंटेंट यूट्यूब पर होते हैं है ना, उनके अलावा जो क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप जा करके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में तो मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से जल, क्या लिखा है? निम्न में से जल में किसकी उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? ये क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चा नीला पड़ जाता है जब पानी में नाइट्रेट होता है तो। ठीक है, निम्न में से किस धातु का प्रभाव जहरीला नहीं है? पारा, सीसा, कैडमियम या फिर लोहा, है ना, तो इसमें से किसका प्रभाव जो है वो हानिकारक नहीं है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा आपका पारा, सीसा और ये कैडमियम जो है, ये तीनों बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन लोहा जो है हमारा सेफेस्ट होता है भैया, है ना। लोहा तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ब्लड्स के लिए। स्वतंत्र जीवी मृदा जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है किस वंश का सदस्य है ना? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। क्या हो जाएगा? एजोटोबैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी। कैसे लिखते हैं इसको? एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला चैप्टर पढ़ लेना भैया, है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उसमें का। गैसीय चक्र में पोषक पदार्थ का संग्राहक निम्न में से कौन है? जीवमंडल, महासागर, वायुमंडल या फिर बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये तो होगा, नाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियों में होती है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है भैया? थार के मरुस्थल में, हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट या दक्कन का पठार। तो आपका वेस्टर्न जो घाट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया की अगर हम बात करें। और इसके साथ में आपको साइलेंट वैली को भी याद रखना है, वो उन पर भी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। निम्न में से किस
हॉटस्पॉट में सर्वाधिक स्थानिक एंडेमिक संवहनी पौधे पाए जाते हैं, है ना। तो हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका सुंदरबन। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में सब सर्वाधिक क्या पाया जाता है? स्थानिक संवहनी पौधे पाए जाते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है भैया? प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना, या फिर जीवों का कृत्रिम आवास संरक्षण देना, या आवास में संरक्षण, केवल वन संरक्षण, या केवल पशु संरक्षण। तो याद रखिएगा एक्स सीटू है। एक्स कहने का मतलब है कि उनको कृत्रिम रूप से, मतलब कोई जंगल में पाया जा रहा है पक्षी, जीव या जंतु, उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट करके, जैसे कि हमारा भिलाई का मैत्री गार्डन है ना, तो वहां पर क्या किया गया है? कृत्रिम निवास दिया गया है उनको, और इसे ही एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण जो कि नहीं होगा, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, ये तो इन सिटू होगा। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इन सिटू है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी इन सिटू है। लेकिन चिड़ियाघर जो कि है मैत्री गार्डन, है ना, वो जो है वो एक्स सिटू है, अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा था, इसलिए डी करेक्ट होगा। जैव विविधता से संबंधित ये जो क्वेश्चन है, इस पर आपको गलत कथन पहचानना है ना। जैव विविधता केवल पौधों तक सीमित है क्या? नहीं, यही करेक्ट हो जाएगा क्या? हाँ, यही करेक्ट हो गया। इसमें जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक विविधता शामिल है, बिल्कुल सही बात है। यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा, वनों की कटाई और आवास विनाश, ज्वालामुखी, पृथ्वी का घूर्णन। वन्य जीवों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? वनों की कटाई और आवास विनाश, ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये सब इनके प्रमुख कारण है। जैव विविधता, जैव विविधता ध्रुव और क्या हो जाएगा? ध्रुव और आपका भूमध्य रेखा पर किस प्रकार होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या हो जाएगा? जैव विविधता के बारे में बताना है कि पृथ्वी पर, हमने इसके बारे में और भी पहले की कक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो अगर हम ध्रुव और भूमध्य रेखा में जैव विविधता की बात करें तो ध्रुव पर अधिक होती है, भूमध्य रेखा पर कम होती है। गलत लिखा है ये तो, दोनों स्थानों पर समान भी नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पहुँचता है। ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, और जहाँ पर प्रकाश कम, मतलब जीवों की संख्या कम, जीवों में विविधताएं कम, है ना। बहुत ठंडे प्रदेशों में जीव नहीं पाए जाएंगे। लेकिन भूमध्य रेखा, अगर हम बात करें इंडोनेशिया, अगर हम बात करें कि हमारा जो साउथ इंडिया है ना, और जितने भी जो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर जितने भी देश है ना, कंट्रीज है, उन सब में जो है अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, जीव पाया जाता है। अमेजन का जो जंगल है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, इक्वेटर में आएंगे, है ठीक है। चलो, ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर वन है ना। तो ऐसा क्षेत्र जो जंतुओं के लिए आरक्षित रहे, है ना, ये क्या कहलाता है? आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों? क्यों है भैया मानव के लिए उपयोगी? क्योंकि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में या पहले दूसरे क्वेश्चन में इसको डील किया था। पराबैंगनी किरणें जो है इनको अवशोषित करती है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? CFC, ऑप्शन नंबर, ये डबल एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की अधिकता से पैदा होती है? इसमें तो आंसर भी लिखा गया है, देख रहे हो भैया, मेरे एडिटर लोगों को देख रहे हो, उनका काम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा या एसिड रेन का प्रमुख कारण है? अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है? आपका अम्ल वर्षा होता है। सल्फर के ऑक्साइड जो है वो जल के साथ में H2SO4 मतलब क्या बनाते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं। यही जो है वो क्या कर देते हैं? जल में घुल करके अम्ल वर्षा बनाते हैं। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहाँ पर होता है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है आपके समताप मंडल में, जहां पर पाया जाता है आपका ओजोन मंडल या ओजोन परत। अम्ल वर्षा का प्रमुख
अम्ल वर्षा में निम्नलिखित क्या होता है भैया? H2SO4 HNO3 अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसों का घटता क्रम आपको बताना है, ठीक है। सबसे अधिक जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है, सबसे कम कौन जिम्मेदार है ना। तो सबसे अधिक तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फिर होता है मीथेन, फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड और कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका 1987, याद करो 16 सितंबर, है ना, ओजोन परत संरक्षण। कार्बन क्रेडिट किसे कहा जाता है, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन व्यापार, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? क्या था भैया? द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? तो ये हुआ था आपका अर्थ समिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संबंधित है जल संरक्षण से, पर्यावरण, विकास, शिक्षा या जनसंख्या? क्या हो जाएगा? पर्यावरण और विकास, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो कॉन्फ्रेंस क्या है? ओजोन सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जल संरक्षण सम्मेलन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण की बात कहता है? हम जानते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस है तो किसके संरक्षण की बात करेगा? उत्सर्जन से संबंधित बातें करेगा, है ना। उत्सर्जन मानक, मापन मानक इसको कहा जाता है। जापान में मिनीमाटा रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था? मिनीमाटा रोग इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहाँ से आता है ना। किसकी अधिकता से या किसके प्रदूषण से हुआ था? तो मरकरी, Hg या पारा की वजह से मरकरी क्या हो रोग होता है? मिनीमाटा होता है, जापान में देखने को मिला था। ब्लैक फुट नामक रोग किस तत्व की वजह से होता है? याद रखिएगा, जो पीने के पानी में आर्सेनिक अगर मिल जाता है ना तो इससे पैरों की जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है। आर्सेनिक, AS। इटाई रोग किसकी वजह से होता है भैया? इटाई रोग जो होता है वो एक खतरनाक टाइप का बीमारी है ना, जो कि करता है किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। इटाई रोग जो है वो हड्डियों से संबंधित है, कैडमियम से रिलेटेड ये बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? नाइट्रेट, हमने इसको बना लिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरोसिस रोग किसकी वजह से होता है? फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो फ्लोराइड की वजह से होता है। जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ये जो है रोग देखने को मिलता है। इससे भी हड्डियां, दांत वगैरह में नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं, निमोकोनियोसिस रोग किस अवयव की वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिका और धूल, है ना, नाइट्रोजन? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है सिलिका, धूल और कार्बन की वजह से, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। साथ में कार्बन भी याद रखिएगा। निमोकोनियोसिस रोग जो है वो सिलिका के धूल की वजह से होता है, ठीक है। इनसे फेफड़ा वगैरह जो है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल गैस का फॉर्मूला क्या होगा? वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर बैच लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, स्पेशल ऑफर है, देख लीजिएगा, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर आपको दिया जाएगा। मृदा प्रदूषण के कारण कौन है? कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी? लकड़ी नहीं है भाई, है ना, बाकी तो है फॉसिल फ्यूल। रिमोट कहाँ गया भैया? देखो
क्या लिखा है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रदूषण महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? इंडोर वायु प्रदूषण का ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या फिर कोबाल्ट, है ना। प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम तो करेक्ट है, बट कोबाल्ट इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं में पूछा है। इनमें से क्या हवा में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या लकड़ी? हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसके लिए? जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन जो है ना। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। जहाँ पर लाइकेन है मतलब वायु की क्वालिटी वहाँ पर अच्छी है, एयर क्वालिटी कहते हैं ना, AQI, है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन लाइकेन अगर वहाँ पे नहीं है मतलब वहाँ का एयर क्वालिटी बहुत ही भच्च किस्म का होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस धातु का प्रभाव जहरीला नहीं है? पारा, कैडमियम, तांबा और सीसा? तांबा इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी तो है, जहरीला नहीं है पूछा है ना। तो पारा, कैडमियम, सीसा हमने पढ़ रखा है, क्या हो जाएगा? इसका तो प्रभाव पड़ता है भैया, जहरीला प्रभाव। पॉलीथीन की थैलियां नष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि वे किससे बनी होती है? प्राकृतिक पॉलीमर से? नहीं भैया, कृत्रिम पॉलीमर से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैव अपघट्य पदार्थ, धातु नहीं, सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसके विघटन डिकम्पोजिशन में सबसे अधिक समय लगता है? कागज, कपड़ा, कांच या फल का छिलका? साधारण सा सवाल, कांच के डिग्रेडेशन में सबसे ज्यादा समय लगेगा। ग्रीन मफलर किसे संबंधित हो? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या रेडियोधर्मी? क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। जो रोड के किनारों पर जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, वो एक तरीके से ग्रीन मफलर उनको कहा जाता है। इससे क्या होता है? ध्वनि को ये ऑब्जर्व करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और है सभी? चलिए बताइए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? सभी के लिए भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और निवारण और अधिनियम के तहत उत्सर्जन करने से क्या किया है? अनुमति नहीं दी है। WHO के अनुसार कितने डेसिबल के ऊपर से ऊपर के शोर को ध्वनि माना जाता है या प्रदूषण माना जाता है? 30 डेसिबल तो बहुत कम है, 50 डेसिबल लगभग है, लेकिन इसका आंसर जो है इस ऑप्शन के हिसाब से देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे ज़्यादा होगा तो अपन बोल सकते हैं, वैसे तो 65 डेसिबल से भी ज़्यादा होगा। अगर 65 ऑप्शन में रहेगा तो वो आप लगा सकते हैं। 50 डेसिबल तो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन देख करके आपको आंसर लगाना है। ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण डिप्लीशन हो रहा है? वायु प्रदूषण के कारण किसका हो रहा है भैया? वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन गैस या ओजोन का क्षरण हो रहा है, परत का। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है? चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी? क्या हो जाएगा? भूकंप को मापते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, रिक्टर पैमाने से मापते हैं भैया। चलने का मन नहीं कर रहा है यार आज, चलो तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। फिर से एक इन्फॉर्मेशन, ये सारी बैचेस पर आपको 50% की छूट मिल रही है, तो आप जो है इस फायदे को उठा सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, रिमोट सेंसिंग किसके पूर्वानुमान में सहायक होता है? भूकंप, बाढ़ और चक्रवात, ज्वालामुखी, सभी। रिमोट सेंसिंग जो है वो सभी के लिए, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसके द्वारा, रिमोट सेंसिंग के द्वारा पूर्वानुमान कर सकते हैं। भारत में सबसे सामान्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है? भूकंप, सूखा, बाढ़? बाढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सामान्य प्रकार का एक आपदा है, डिजास्टर है। चलो, जीवाणु जो तेल रिसाव को साफ करता है और सुपर बग कहलाता है? इकोलाई, सीडोमोनास, प्यूटिडा? ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको लिख सकते हो ऐसे, सीडोमोनास
याद रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। बहुत सारा मैंने PYQ ही लिया है, ठीक है। स्यूडोमोनास प्यूडिडा। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में क्या होता है? केवल राहत कार्य होता है, केवल पुनर्वास, पूर्व तैयारी की जाती है, राहत दिया जाता है तथा पुनर्निर्माण किया जाता है। ये सारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसमें ये सारे काम किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे कंप्यूटर की ओर। कुछ क्वेश्चन हम कंप्यूटर से भी कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा था थंबनेल पर 150 क्वेश्चन इनफ होता है आपके इन्वायरमेंट के लिए। वैसे तो जितना भी टॉपिक मैंने टच किया है वो सारे ही टॉपिक को एक बार आप देख करके जाइए और भी उनके इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा मैंने आज एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है आज शिवरात्रि है, सब लोग मस्त धुन में होंगे और पढ़ भी रहे होगे, मुझे पता है ना। पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाना इस वाले वीडियो से, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति किसमें पाई जाती है, किसमें मापी जाती है? मिप्स में, फ्लॉप्स में, हर्ट्ज में, बाइट में। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर को हम मापते हैं फ्लॉप से भैया, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसको कहा जाता है। प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम हम कहते हैं निर्देशों के समूह को, इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। डाटा और सूचना में क्या अंतर होता है? डाटा जो है वो कच्चा होता है और सूचना जो है वो क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, या यूँ कहें कि वो परिष्कृत होता है, सूचना होता है। तो सूचना कच्ची तो नहीं होती है, डाटा अर्थपूर्ण नहीं होता है, ये तो सूचना के बारे में बात है। डाटा जो है वो कच्चा होता है और यहाँ कर ये डाटा की जगह पर अगर सूचना होता तो आप ये याद रखिएगा, सूचना क्या होती है? आपकी अर्थपूर्ण होती है। कंप्यूटर की सीमा क्या है? ये सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, भावनाएं नहीं होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्वतः सीख सकता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? स्टोरेज यूनिट नहीं तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, हार्ट ऑफ सिस्टम कहा जाता है, हृदय, है ना, ब्रेन मस्तिष्क कहा जाता है, और क्या कह सकते हैं? धड़कन कह लो आप सीपीयू का कार्य कौन सा नहीं है? गणना करना, नियंत्रण करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना इसका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फेचिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रहण, निर्देश लाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्देशों को लेकर के आना प्रोसेस करने के लिए, है ना। सीपीयू में जो लाया जाता है उसे हम क्या कहा जाता है? मेमोरी से जो है क्या लाया जाता है? डेटास को लेकर के आया जाता है, उसे हम फेचिंग कहते हैं। यूपीएस का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। पावर सप्लाई होगा, पावर सिस्टम होगा, पावर सप्लाई होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है भैया? सभी हार्डवेयर को जोड़ करके रखती है। एसएमपीएस क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई होगा क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसएमपीएस। विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स, जिमी वेल्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज। किसने की थी? जिमी वेल्स ने की थी। साथ में लैरी नाम के वैज्ञानिक ने भी की थी। जिमी वेल्स, लैरी पेज नहीं है, लैरी क्या नाम है उनका? लैरी सेंगर उनका नाम है, ठीक है। निम्न में से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल कहने का मतलब है जो चारों तरफ लगे, है ना, परिधि में लगे। प्रिंटर नहीं है पूछ रहा है ना, प्रिंटर तो है, स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है। सीपीयू इसका करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू नहीं है भैया पेरिफेरल, ये तो मेन डिवाइस हम इसको कहेंगे, ठीक है, मुख्य यूनिट है। हार्ड कॉपी क्या है? डिजिटल फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। कागज पर जो प्रिंट होगा उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर भी है, बट प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। एम आई राइट? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापम का कोर्स से संबंधित ये सूचना है ना, जिस पर ऑफर मिल रहा है आपको, आप कॉल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। आउटपुट मॉनिटर है, स्पीकर भी है, कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करता है? आवाज को टेक्स्ट में बदलता है। टेक्स्ट को आवाज में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ना, आवाज को टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिजिटाइजर का कार्य क्या है? प्रिंट करना, डिजिटल सिग्नल बनाना,
डेटा को स्टोर करना, आउटपुट देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल बनाता है। कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इंक जेट या लाइन प्रिंटर? कैरेक्टर प्रिंटर, इसको आप कैरेक्टर प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर कर लेना, इसको ज़्यादा बेटर होगा। इम्पैक्ट, वैसे तो ये भी थोड़ा सा करेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन होने से बेटर है कि इसको हम इम्पैक्ट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैरेक्टर से तो उतना नहीं बनता। चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, है ना? तो डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर और आपका इंक जेट। इंक जेट इसका हो जाएगा क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नॉन इम्पैक्ट लेजर है, इंक जेट है, थर्मल है, बट डॉट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। प्लॉटर किस लिए उपयोग होता है? किस लिए होता है ऐसा उपयोग? चलो ठीक। टेक्स्ट प्रिंट, फोटो प्रिंट, नक्शा और ड्राइंग के लिए जो है हम क्या करते हैं? प्लॉटर का उपयोग करते हैं भैया। चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा मेमोरी से क्वेश्चन कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते क्रम में बताना है। क्या बताना है? स्टोरेज कैपेसिटी को बताना है, मतलब सबसे कम को लिखना है ना? तो सबसे कम स्टोरेज किस में पाया जाएगा? रैम में पाया जाएगा। एम आई राइट? रैम, कैशे, फिर रजिस्टर, फिर हार्ड डिस्क। क्यों? सही है ना? उल्टा, सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, इसको ध्यान से बनाना भैया, गलती सलती नहीं करना है। क्या हो जाएगा? हाँ, रजिस्टर वाला ही सही बोली थी ना मैं? रैम बोली थी क्या? ठीक ठीक ठीक। क्या हो जाएगा? रजिस्टर में सबसे क्या हो जाएगा? कम स्टोरेज कैपेसिटी होगी, फिर कैश में होगी, फिर रैम में होगी, फिर हार्ड डिस्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी का एक्सेस टाइम, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, और एक्सेस जो है सबसे अधिक किस में होगा? ये होता है आपके रैम में, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रैम जो है लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस टाइम। अच्छा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है इसमें स्टोरेज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। फिर रैम, देन कैश, देन रजिस्टर। इसमें हाईएस्ट एक्सेस सिस्टम या एक्सेस टाइम जो है वो पाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैम जो है परमानेंट मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है या ऑप्टिकल मेमोरी है? रैम क्या है भैया? रैम जो है एक प्रकार का आपका वोलाटाइल मेमोरी है ना? रैम जो है वो वोलाटाइल है, लेकिन रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्टिकल सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे भी है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कौन सा नहीं है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश? इलेक्ट्रॉनिक अगेन हार्ड डिस्क नहीं होगा, ये मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हार्ड डिस्क। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर जो है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला एक कह सकते हैं डिवाइस है असेंबलर, है ना? तो ये क्या करता है? असेंबली जो डिवाइस होता है, असेंबली जो लैंग्वेज होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन में कोड करता है, मशीन लैंग्वेज में। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? यह हो जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सब तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। क्यों? चलिए नेक्स्ट यूटिलिटी पर ही बना हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है?
विंडोज़, लाइनक्स, एंटीवायरस, MS पावर पॉइंट। तो एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आ जाएगा। विंडोज़, लाइनक्स, MS पावर पॉइंट जो है इसका गलत आंसर हो रहा। ठीक बात, चलें आगे। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सी मैंने बताया, यस एंटीवायरस हो जाएगा। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। बायोस, बायोस का क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एम आई राइट? यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्टअप को मैनेजमेंट करता है। बूटिंग, बूटिंग क्या करता है भैया? कंप्यूटर को चालू करने की एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल मर्जिंग क्या होता है? मेल मर्जिंग अधिकतर ऑफिस में देखा जाता है, कई पत्र जो है अनेक लोगों को भेज सकते हैं, उसे हम मेल मर्जिंग कहते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? F7 शॉर्टकट की अपनाते हैं। प्रिंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? Ctrl+P दबाते हैं भैया। चलिए, हेडर और फुटर क्या होते हैं? पेज के ऊपर और नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम हेडर और फुटर कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसको कहा जाता है? MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, जिस पर इस तरीके से ये कॉलम्स एंड रो बने होते हैं, और इसके एक खंड को सेल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। निम्न में से कौन इमेज फॉर्मेट नहीं है? JPG, PNG, बिटमैप है, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक अरे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हम इसको कहते हैं, JPG को, है ना। पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप हम इसको कहते हैं, ये हो जाएगा बिटमैप। निम्न में से कौन मल्टीमीडिया का भाग नहीं है? मल्टीमीडिया का भाग नहीं है। टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, केवल टेक्स्ट। यहाँ पर केवल लिख करके इसने क्या कर दी? गलती कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल नहीं आएगा भैया। मल्टीमीडिया के उपयोग शिक्षा में, मनोरंजन में, विज्ञापन में, सभी जगह पर होता है। पैन का नेटवर्क पूर्ण रूप क्या है इसका? क्या हो जाएगा? पब्लिक एरिया नेटवर्क नहीं होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या फिर क्या हो जाएगा? पर्सनल एक्सेस नेटवर्क। क्या हो जाएगा? ये ब्लूटूथ वगैरह में हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि पर्सनल एरिया पर हमको देखने को मिलेगा। मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह में एक छोटा सा नेटवर्क होता है ना। निम्न में से कौन AI मॉडल नहीं है? न्यूरल नेटवर्क, चैट GPT, डीप लर्निंग, MS वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, बिंग है, याहू है, फेसबुक नहीं है भैया। मॉलवेयर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हानिकारक एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम मॉलवेयर कहते हैं, वायरसेस की तरह ये भी होता है। फिशिंग, ये क्या होता है? धोखाधड़ी से जानकारी को चुराना, फिशिंग कहलाता है। एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा है? क्या हो जाएगा? नॉर्टन, मैकेफी, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन CGPSC प्री प्लस मेंस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास स्पेशल ऑफर चल रहा है, देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महाशिवरात्रि की अगेन आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, है ना। शुभ मनोकामनाओं को पूरी करे, और मिलते हैं जल्दी ही। और मेरा ये मैराथन का लास्ट आज सेशन था। आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा, OMR शीट को बहुत केयरफुली फिलअप कीजिएगा, है ना। और बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।